प्रदेश के चुनावी रण में आज हम अंबा विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में हैं और आप जैसा देख सकते हैं कि ये इलाका बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है। यहाँ बेरोजगारी की समस्या है। यहाँ पे कुछ सालों पहले तक जो है डकैती की समस्या थी, हालांकि अभी भी क्राइम रेट बहुत हाई है। और अगर हम यहाँ के जो चुनावी माहौल की बात करें तो कांग्रेस को ये सीट 33 इयर्स के बाद 2018 के विधानसभा चुनाव में मिली थी। उनका जो कैंडिडेट उस समय थे कमलेश जाटव, आज सिंधिया जी के साथ बीजेपी में आ चुके हैं। वो बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं और उनको भरोसा है कि सिंधिया फैक्टर जो है उनके फेवर में काम करेगा। और अगर हम कांग्रेस के प्रत्याशी को देखें तो सत्यप्रकाश सक्करवार, वो पहले बीएसपी के कैंडिडेट रहे हैं। तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों के कैंडिडेट्स जो हैं वो परंपरागत पार्टी के कैंडिडेट्स नहीं हैं, अलग अलग दलों से आए हुए हैं। और जो चुनाव का माहौल है उसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जिस तरह का जो मेन इशू है वो विकास, क्या विकास का मुद्दा छाएगा या सिंधिया का जो है फैक्टर चेहरा वो काम करेगा, या कांग्रेस का जो नारा है बिकाऊ वर्सेस टिकाऊ वो काम करेगा। तो ये सब हम आज देखेंगे श्रीमान एमएलए के इस कार्यक्रम में। अंबाह विधानसभा मध्य प्रदेश के मुरैना जिले की एक सीट है। ये मुरैना लोकसभा सीट का हिस्सा है जो चंबल इलाके में पड़ता है। यह सीट अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। बीते 2 दशक में यहाँ 7 बार चुनाव हुए हैं, जिसमें भाजपा ने 4 बार जबकि कांग्रेस केवल 1 बार जीत हासिल कर सकी है, वो भी 2018 में। 2013 में बीएसपी इस सीट पर विजयी रही थी। 1990 में जेडी के किशोरा ने इस सीट पर जीत हासिल की थी। चंबल ग्वालियर की सीटों पर सबसे ज्यादा अगर कोई फैक्टर हावी है तो वो है जातिगत समीकरण। यहाँ पर आरक्षित वर्ग का वोट बैंक पूरी तरह से हावी रहता है। 2018 के चुनाव में अंबाह सीट पर भाजपा की हार बीएसपी की वजह से हुई थी। अंबाह में बसपा ने बीजेपी को तीसरे नंबर पर धकेल दिया था और कांग्रेस के कमलेश जाटव ने जीत हासिल की थी। हालांकि अब कमलेश जाटव बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ऐसे में कांग्रेस ने इस बार सत्यप्रकाश सक्करवार को मैदान में इस सीट से उतारा है। मोंटी झारी यहां से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं बीएसपी के भानु प्रताप सिंह सक्करवार भी कड़ी चुनौती दे रहे हैं। चलिए हम कुछ पब्लिक से बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी राय क्या है। आप क्या कहेंगे, किस तरह का चुनाव का माहौल है? हम तो बीजेपी देंगे, मोदी। क्या मोदी जीतेंगे? हाँ। बीजेपी को वोट देंगे आप? क्यों? हाँ। क्यों देंगे? हाँ? क्यों देंगे? मोदी की सरकार है, मोदी बीजेपी देंगे। बीजेपी कार्यकर का है, बीजेपी कार्यकर का है। आप किसको वोट देंगे? मोदी जी को। मोदी जी को। अच्छा, मोदी को वोट देंगे। तो यहाँ पे लगता है कि माहौल जो है मोदी के फेवर में है। चलिए कुछ और लोगों से बात करते। बाबा आप किसको वोट दोगे, कैसा माहौल है? सब ठीक है, जाओ को देंगे। हाँ? देखो अपन ना बता सकता है क्या चीज? वोट तो पेट में। अच्छा चलिए किसी और कुछ लोगों से बात करते हैं। क्यों भैया, यहाँ चुनाव का कैसा माहौल है? माहौल अच्छा है, यहाँ चुनाव का अच्छा माहौल चल जाए तो कोई परेशानी नहीं है। थोड़ी क्या मुद्दा क्या है? ये मुद्दा क्या है? मुद्दा नहीं मालूम क्या है। मुद्दा नहीं मालूम, किसको वोट दोगे? किसी ने कांग्रेस को बोलते। क्यों अब आगे नहीं आगे। कांग्रेस वाले को बीजेपी में घुस गए, इसलिए कांग्रेस को वोट दिया जाएगा। कांग्रेस को वोट दोगे? हाँ। लेकिन सरकार किसकी बनेगी? सरकार जो देखी जाएगी, कांग्रेस को वोट देंगे। कांग्रेस को वोट दोगे, सरकार किसी की भी बने। चलिए आप किसको वोट देंगे? बीजेपी। बीजेपी क्यों? ज्योतिराज सिंधिया। सिंधिया को दोगे? सिंधिया के चेहरे पे आप? कांग्रेस को। कांग्रेस को। अच्छा और आप?
कांग्रेस को क्यों कांग्रेस को क्यों? कांग्रेस को ही देंगे। कांग्रेस को ही दोगे? चलो, आप किसको वोट दोगे? क्या माहौल है? कमलनाथ कांग्रेस वाली। कमलनाथ को क्यों? वो ऐसा है कि जिसने 75 साल राज किया है तो उसको अनुभव है। जिसको अपने घर की नहीं पता वो दूसरे की क्या बताएगा। हाँ। जैसे हमको अपने घर की पता है तो वही राज्य कर सकता है जो बाहर से कुछ ले आ सके। अब उल्टा सीधा किसी को भर लो तो भरना थोड़ी माना जाता है। अब 500 रुपये तुमने कर दिए, जितने भी पहाड़ बने पूरे खाली पड़े हैं पेड़ों से, उनमें 500 रुपये के पेड़ उस पर क्यों नहीं लगवाए तुम लोगों ने? मैं उन्हीं पार्टी से कह रहा हूँ, बीजेपी वालों से, उस पर पेड़ आपने क्यों नहीं लगवाए? 500 रुपये आप किस बात के दे रहे हो? तो मैं तो यही जानता हूँ जो कह रहा हूँ। क्या आप क्या कहोगे? क्या चुनाव का क्या माहौल है? चुनाव के बारे में हमारी कोई सलाह नहीं है, हमारा वोट ही ना है मैडम। वोट नहीं दोगे? नहीं है ही नहीं है वोट होते। हाँ जी, रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए? बच्चों के लिए। अच्छा, चलिए, रोजगार एक इशू है। बाबा, आप क्या कहोगे? चुनाव का क्या माहौल है यहाँ? चुनाव का अच्छा माहौल है। हाँ? अच्छा माहौल है। अच्छा माहौल है। किसके फेवर का? बीजेपी को। बीजेपी का क्यों? बीजेपी अच्छे काम कर रही है। अच्छा काम कर रही है बीजेपी। आप? हाँ भैया, अच्छा माहौल बीजेपी। बीजेपी का क्यों? क्यों दिख रहा है हमको ऐसा? दिख रहा है? क्या दिख रहा है? ये जनता लोग बोलते हैं कि बीजेपी का बड़ा अच्छा मामला है। बीजेपी का मामला। चलिए, तो ये देखा आपने, ये जो था एक मिला जुला सा रिएक्शन था। लोगों को लगता है कि मोदी को वोट देंगे तो यहाँ पे बीजेपी को वोट देंगे। कई लोगों को लगता है कि विधायक कांग्रेस से बीजेपी पे आ गए इसलिए कांग्रेस को वोट देंगे। मैं ये विधायक साहब से पूछना चाहता हूँ कि जब आप बहुजन से 5 साल तक आप यहाँ विधायक रहे, आपने यहाँ की जनता के लिए क्या विकास किया था? विकास नहीं हुआ कुछ भी? नहीं, कुछ नहीं विकास किया है। 1 किलोमीटर का इनकी हरिजन बस्ती के लिए पेड़ है, उसके लिए भी मिट्टी नहीं डलवाई है। बताइए ये क्या करेगा? मतलब कहीं का आइए कब तक ये भोजन में लड़ रहे हैं, अब जैसे तैसे सीट नहीं करी, फिर ये आए ना तब अब मुँह दिखाओ इन्हें। आज पहली बार आए ये बिल्कुल झूठ बोलती है। सत्य कह रहा है कि 5 साल तक यदि ये किसी की मौत तो हो गई होगी तो हरिजनों के पास लोगों ने भोजनों में वोट डाले सत्यप्रकाश के पीछे, वो आज 5 साल के अंदर में पहली बार आ रहा है। कमलेश जाटव मूल रूप से मुरैना के रहने वाले हैं, लेकिन पार्टी के आदेश पर उन्होंने 2018 में अम्बाह से चुनाव लड़ा था। पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उन्हें यहां से टिकट दिलवाया था। लोगों ने कांग्रेस को 3 दशक बाद जनादेश दिया। कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश जाटव की जीत और ज्यादा वोटों से होती, लेकिन पार्टी के कुछ नेताओं के भीतर घात के कारण जीत का अंतर कम रह गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस्तीफे के बाद उन 22 विधायकों में जाटव भी शामिल थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अंबा विधानसभा सीट में जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें भाजपा के प्रत्याशी कमलेश जाटव जी इस वक्त हमारे साथ हैं। आइए हम इनसे बातचीत करेंगे। कमलेश जी, आपने जो ये सीट जीती थी पिछली बार अंबा में, ये आपने लगभग 33 इयर्स के बाद ये कांग्रेस की झोली में आया था। तब आप कांग्रेस में थे, अब आप बीजेपी में आ गए हैं और ये उपचुनाव हो रहा है, तो क्या कहेंगे आप? किस तरह का यहाँ पे माहौल रहेगा? मैं कहना चाहता हूँ, एक लंबे समय था, 33 वर्ष के बाद लोगों में एक जागरूकता था। 15 वर्ष की सरकार थी बीजेपी की, तो सत्ता में 15 वर्ष की सरकार थी, लंबे समय से यहाँ से विधायक नहीं बना था, तो जनता की एक बड़ी भावना और उम्मीद थी कि जब अब की हमारे यहाँ क्षेत्र से विधायक बनेगा। और सबसे बड़ी मेन भूमिका थी हमारे यहाँ चंबल और ग्वालियर से सीएम बनने वाली बात, क्योंकि हमारे श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को कांग्रेस ने प्रोजेक्ट किया था कि अगर सरकार बनती है मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी सीएम बनेंगे। इस भावना को लेके हमारे यहाँ ना तो कोई कांग्रेस देखा था ना बीजेपी देखी थी, हमारे यहाँ तो सिर्फ सिंधिया जी का चेहरा देखा था। उस चेहरे को लेके सभी लोगों ने मतदान किया था और मतदान में चंबल और ग्वालियर में 26 सीट जिता के दी थी। इस वजह से मुझे कांग्रेस से जिताया था। चलिए, आप जीत गए। आप कहते हैं कि आप महाराज के कारण जीते, अब आप महाराज के साथ जो है बीजेपी में है, लेकिन इस बार भी तो सीएम शिवराज है, महाराज तो नहीं है।
क्या है, क्षेत्र की जनता हमेशा विकास की ओर देखना चाहती है। जो 15 वर्ष में कंटिन्यूअस विकास हो रहा था, उस विकास को देखते हुए लोगों की एक जागरूकता, एक उम्मीद थी कि मध्य प्रदेश में अगर 15 साल के बाद अगर कोई बदलाव दिखता है तो शायद और भी इससे अच्छा विकास होगा और विकास होगा। इस वजह से लोगों ने अपना मन बना लिया था। और आप जानते हो मध्य प्रदेश में एक ऐसा चेहरा है श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो बेदाग चेहरा है, कभी कोई रिश्वत के बारे में नहीं कह सकते। हमारे यहाँ के, हमारे क्षेत्र के क्या वही तो 22वीं राव कहे जाते हैं, महाराज कहे जाते थे। इस वजह से लोगों की एक उम्मीद थी कि बिना किसी रिश्वत के, दलाली के ये सीएम बनेंगे तो क्षेत्र का विकास एक अलग होगा। कह रहे हैं कि विकास की बात है, लेकिन अगर हम अंबा की बात करें तो यहाँ बेरोजगारी है, यहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ पे जो है क्राइम का रेट हाई है, तो फिर किस विकास की आप बात करें? नहीं, मैं उम्मीदें थी, मेरा कहना था ये उम्मीद थी। इसी बात क्या है, जैसे हम लोगों को एमएलए बनाया, एमएलए बनने के बाद में मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार स्थापित थी। चूंकि केंद्र का आदेश था तो उस आदेश के हिसाब से कमलनाथ जी को सीएम बनाया था और सीएम के वजह से ये व्यवस्थाएं 15 महीने को देखने को मिली। मैं अपनी खुद की कह सकता हूं कि मैं कई बार जाता था और मैंने अपने क्षेत्र के विकास की उम्मीदें लेके गया था। तो कमलनाथ जी का एक ही कहना था कि देख लेंगे, अभी हमारे पास समय नहीं है, चलो चलो का एक आपने देखा और सुना होगा। उसके बाद भी मैंने अपने क्षेत्र के विकास के लिए कई उम्मीदों के साथ मैंने वायदे किए थे, उन वायदों पे खरे नहीं उतरे। तो इसलिए मैंने भी इस भूमिका में श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया से कहा था कि महाराज साहब, ये 15 वर्ष बाद जो सरकार पुनः बनी थी 15 महीने के लिए, ये 15 महीने की सरकार तो ये मान के चलो कि अपन कम से कम 20 और 25 साल के पीछे जा रहे हैं। इस वजह से इस सरकार से एक ही इनका मुद्दा है कि मध्य प्रदेश में अगर विकास, तो मध्य प्रदेश का आधा विकास के लिए पैसे पूरे मध्य प्रदेश में आते थे और आधे पैसे पूरे छिंदवाड़ा में ले जाते थे। ये आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के समय विकास नहीं हुआ, अब जो है जनता में क्या लगता है, रोष नहीं है जो बार बार कांग्रेस कह रही है बिकाऊ वर्सेस टिकाऊ, और जो उपचुनाव थोप दिया गया बीच में? मैं अगर जो कांग्रेसी पूछ रही है कि बिकाऊ, हम लोग अगर बिकाऊ होते तो हम लोग ये 22 ही क्यों बिके? बिकने वाले तो और भी जाते थे। लोग सिंधिया की लोग बिकाऊ हो सकते हैं क्या? कमलनाथ जी के लोग बिकाऊ नहीं हो सकते? क्या दिग्विजय सिंह के लोग बिकाऊ नहीं हो सकते? मैं माननीय दिग्विजय सिंह से भी पूछना चाहता हूं, क्या उनके भैया छोड़ के गए थे जब बीजेपी की सरकार में वहां से सांसद का चुनाव लड़े थे, कितने पैसे लेके गए थे? मैं भी उनसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि वो एक राजघराने से, तो वो भी बताए कि कितने पैसे लेके कौन बीजेपी में उन्हें सदस्यता ली थी। और कमलनाथ जी से भी मैं पूछना चाहता हूँ, जब सदन चल रहा था उस सदन में मैं भी था उपस्थित। सदन में जब 3 विधायकों ने बीजेपी से तोड़े, क्या पैसे से तोड़े थे कि वैसे ही तोड़े थे? ये माननीय कमलनाथ जी से भी पूछना चाहता हूं। तो ये क्या है, जनता को गुमराही वाली बात कर रही है कि पैसे वाली, और इनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है, सिर्फ मुद्दा एक ही है, पैसे वाला। मैं विकास की ओर बताना चाहता हूं कि जो 15 महीने के कार्यकाल में हम लोग ने विकास नहीं करा पाया, उस 5 महीने के विकास कार्य के लिए मैं अपनी आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मेरे अंबा विधानसभा में दोनों जगह अंबा और पोरसा में सिविल लाइन मैंने करा दी, अंबा और पोरसा में स्टेडियम करा दिया। अंबा और पोरसा में, अंबा में 100 बेड का हॉस्पिटल, पोरसा में 50 बेड का हॉस्पिटल। जो बीजेपी की सरकार में हमारे चंबल का पुल बन रहा था, उसको कांग्रेस की सरकार में बंद कर दिया था, उसेद घाट वाला, वो पुनः फिर से मैंने टेंडर करा के फिर चालू होने वाला है। और हमारे यहाँ खुर्द रायपुर का रपटा था, उसको मैंने स्वीकृत करा दिया, और लगभग 38 और 40 रोडें स्वीकृत थी। मैं कहना चाहता हूँ कि इस 5 महीने के कार्यकाल में कम से कम मैंने 200-250 करोड़ के करीबन पैसे अपने विधानसभा के लिए मिले हैं। तो इससे बड़ा हमारे क्षेत्र के विधानसभा में विकास और क्या हो सकता है? IND 24 से बातचीत करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे भाजपा के प्रत्याशी जिनका मानना है कि विकास इस बार मुद्दा रहेगा, और उनका मानना है कि कांग्रेस जो है, जो बार बार बिकाऊ वर्सेस टिकाऊ और वफादार वर्सेस जो दगेबाज, ये वाला जो नारा देती है, ये केवल पब्लिक को गुमराह करने की कोशिश करती है, क्योंकि कांग्रेस के समय कोई विकास नहीं हुआ, और उनका कहना है कि भाजपा के समय क्षेत्र का विकास हो रहा है। बहुजन समाज पार्टी से कांग्रेस में शामिल हुए सत्यप्रकाश तखवार तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। 2013 में बसपा से चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की।
उन्होंने बीजेपी के बंसी लाल को 11,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। 2018 में सखवार फिर बसपा से लड़े, लेकिन कांग्रेस के कमलेश जाटव से करीब 15,000 वोटों से हार गए। इस बार वह कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि कांग्रेस के ही कार्यकर्ता उनका विरोध भी कर रहे हैं। कार्यकर्ता मानते हैं कि बसपा छोड़कर आए इन बाहरी प्रत्याशियों की वजह से कांग्रेस हार जाएगी। हम इस वक्त रायपुरा गांव में हैं और हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के प्रत्याशी सत्यप्रकाश सखवार जी हैं। चलिए हम इनसे बातचीत करते हैं। अगर हम इस बार जो ये उपचुनाव हो रहे हैं अंबा क्षेत्र में, तो कांग्रेस से जो पहले जीते थे वो अब बीजेपी से लड़ रहे हैं, आप कांग्रेस से लड़ रहे हैं और आप पहले बसपा में थे। तो ये क्या है, दल बदल के जो है, जो दोनों पार्टी ने दल बदलू वाले टाइप के नेताओं को ले लिया। किन्हीं कारणों से बसपा से मुझे पीड़ा हुई और ये मैंने इस्तीफा दिया था। पार्टी से मैंने इस्तीफा दिया और पार्टी से अलग हो गया चुनाव के बाद में। फिर मैं पार्टी को 13 मार्च 2019 को मैंने लोकसभा चुनाव में माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में पार्टी ज्वाइन किया है जी। तो इस बार जो है, जिस तरह से कांग्रेस कह रही है गद्दार वर्सेस वफादार, बिकाऊ वर्सेस टिकाऊ, क्या ये मुद्दा रहेगा अंबा में? या जिस तरह से अभी हमने अंबा को देखा पूरा, क्या विकास का मुद्दा यहाँ पे नहीं रहेगा? जिस तरह से यहाँ बेरोजगारी है, क्राइम का रेट है, यहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं है, शिक्षा में पिछड़ा हुआ है ये क्षेत्र। देखिए, ये मूलभूत समस्या है, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात और रोजगार। ये जनमानस की एक मूलभूत समस्या है, ये तो होना ही चाहिए। और हमारे क्षेत्र में अभी तक, और खास करके भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो केंद्र की सरकार रही हो और चाहे वो मध्य प्रदेश की सरकार रही हो, इन्होंने पूरे देश के लोग, युवाओं को बेरोजगार कर दिया। किसी को भी कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। और माननीय मोदी जी तो ये कहते पकोड़े बनाओ, पकोड़े बना करके अपना गुजारा करो। तो ये सरकार किसी को रोजगार देने वाली नहीं है और नहीं देगी। रहा सवाल यहाँ का, हमारा क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ये चंबल माटी है, इसका गौरव भारत में नहीं विश्व में विख्यात है। हमारे क्षेत्र में तमाम जमीन टूटी फूटी पड़ी है चंबल में। इसमें तमाम इंडस्ट्रियल एरिया, इसमें तमाम उद्योग खोले जा सकते हैं। हमारे क्षेत्र के तमाम लोग दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता या कहाँ जा कर के अपना गुजारा करते हैं, अपना नौकरी करते हैं, वो यहाँ कर सकते हैं। मगर यहाँ पर अभी तक जो भी सरकारें रही उसमें ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया है, जिसके कारण यहाँ बेरोजगारी एक मुख्य मुद्दा बना हुआ है। तो आप किस मुद्दे के साथ जो है जनता के बीच? देखिए, पहला मुद्दा तो ये है कि हमें चुनाव की जरूरत ही नहीं थी। हमें चुनाव की जरूरत नहीं थी। चुनाव 5 साल के लिए जनता ने चुना था, तो 5 साल में चुनाव होना चाहिए था। अब ये चुनाव तो जनता के ऊपर थोपा गया है। ये भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से खरीद फरोख्त करके और ये चुनाव थोपा है, ये जनता का पैसा भार किसके ऊपर आ रहा है? ये सारा चुनाव का भार जनता के ऊपर आ रहा है, जनता की जेब पे पड़ रहा है। और महंगाई चरम सीमा पर है, महंगाई डीजल, पेट्रोल, अन्य चीज़ों पे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़, जब हमने जनता से बात करी तो यहाँ पे जो पिछली बार है, जैसे कांग्रेस को 33 साल के बाद ये सीट जो है वो जीती थी, और उसके पीछे जो मेन फैक्टर समझ आया वो सिंधिया का चेहरा था। अब वही सिंधिया का चेहरा भाजपा के साथ है, तो वो चीज़ काम करेगी? देखिए, सिंधिया जी का चेहरा था तो सिंधिया जी गुना से चुनाव जीत जाते। गुना से स्वयं चुनाव हार गए। वो किससे हारे? उनका एक ड्राइवर था, उनका एक सहयोगी था, उनका एक 2IC था, उससे चुनाव हार गए वो। तो सिंधिया जी का ये करिश्मा, सिंधिया जी का जादू जब खुद के लिए नहीं चल सका है, तो मुझे लगता है चंबल की इस माटी के लिए तो संभव नहीं लगता। मुझे नहीं चल पाएगा। तो क्या चलेगा? कमलनाथ चलेंगे? उनको तो लोग कलंकनाथ बुलाते हैं। देखिए, नहीं, वो कुछ भी कहें, ये हमारी क्षेत्र की जनता है, मेरे क्षेत्र की जनता है। मेरी क्षेत्र की जनता प्रतिशोध है इसमें, और बड़ी मार्मिक है, बड़ी धार्मिक है यहाँ की जनता। यहाँ के लोग बहुत मार्मिक है, बहुत धार्मिक हैं। अच्छे के लिए जान लगा दें और बुरे के लिए उसकी जान भी
जोखिम में डाल सकते हैं। तो मेरा आशय ये है कि यहाँ जनता पूरी जली बैठी है कि इन लोगों ने बेवजह में ये चुनाव थोपा है। 35 लाख रुपए लेकर के 35 करोड़ रुपए लेकर के जिस प्रकार से इन लोगों ने सरकार की खरीद फरोख्त करके सरकार गिराई है, ये टोटल समूचे हमारे क्षेत्र में, समूची चंबल की माटी में इस बात का बहुत बुरी तरह से इसका विरोध है। जी, आपने कहा 35 करोड़ किसने लिए हैं? देखिए, ये 35 करोड़ लोग लेकर के ये लोग बिचे हैं, विधायक लोग, हर विधायक ने लिया, आपके पास वो है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं। मैं विधायक हूँ, मैं विधायक बना हूँ और मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। ऐसी कौन सी वजह है कि मैं इस्तीफा दे दूं? एक दफे आदमी सदस्य, जब कितने भाग्य, कितने क्या क्या पूर्व जन्म के तक के बताए जाते हैं जब कहीं सदन में पहुंचता है, और वो इस्तीफा दे करके जीरो हो जाए, इस्तीफा दे करके पूर्व विधायक हो जाए और फिर कह रहा है कि मैं चुनाव में हूं, मेरे को वोट दो। ये कौन सी शैली है? और क्या हमारे क्षेत्र की जनता इतनी भोली है, इस बात को स्वीकार करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। जनता समझती है। जी, जनता हमारी बहुत समझदार हो गई है, जन जन तक सारा संदेश पहुंच चुका है। चलिए, आपका IND 24 से बातचीत करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे कांग्रेस के प्रत्याशी जिनका मानना है कि विकास तो मुद्दा रहेगा ही, लेकिन साथ में जिस तरह से नोटों के दम पे कांग्रेस के विधायक बीजेपी में गए और उनके खिलाफ जो ये उपचुनाव जो थोपा गया है जनता पे, वो भी जो है इश्यू कहीं ना कहीं जनता के बीच में जो है जनता को टीस है इसकी, और ये चीज आने वाले उपचुनाव में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में रंग दिखाएगी। कांग्रेस ने इस उपचुनाव में अपनों से ज्यादा इम्पोर्टेंट उम्मीदवारों पर भरोसा जताया है। दूसरी तरफ भाजपा की बात की जाए तो 22 तत्कालीन कांग्रेस विधायकों के पाला बदलने की वजह से ही कमलनाथ के नेतृत्व वाली सरकार गिरी थी। इसके बाद कांग्रेस के 3 और विधायकों ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर बीजेपी का हाथ थामा था। ऐसे में बीजेपी दल बदल करने वाले सभी 25 विधायकों को उम्मीदवार बनाने जा रही है। उसी में अम्बाह के विधायक कमलेश जाटव भी शामिल हैं। ऐसे में अब देखना ये दिलचस्प होगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रभाव वाले इस क्षेत्र में कमलेश जाटव जीत हासिल कर पाते हैं या फिर कांग्रेस की सत्य प्रकाश को उतारने की रणनीति उसे सफलता दिलाती है। आज श्रीमान MLA में हम लोगों ने अम्बा विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के कांग्रेस और बीजेपी प्रत्याशियों से बातचीत की, पब्लिक से बातचीत की, पब्लिक की राय जानी। और ये जो ये इलाका है, बेसिकली यहाँ पे उपचुनाव में जो मुद्दा होना चाहिए वो होना चाहिए विकास, क्योंकि ये इलाका पिछड़ा इलाका है, ग्रामीण इलाका है, जहाँ बेरोजगारी की समस्या है, एजुकेशन के कोई मेजर स्कूल या कॉलेज नहीं है, स्वास्थ्य की समस्या है, गरीबी है। लेकिन हमने जब बातचीत की तो हमें ऐसा लगा जैसे कि विकास का मुद्दा ना होके यहाँ पे नोट वर्सेस वोट, बिकाऊ वर्सेस टिकाऊ, ये मुद्दे हावी हैं, जबकि ये मुद्दे हावी नहीं होना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये भी मुद्दा है कि ये उपचुनाव क्यों, इस वक्त क्यों, 1.5 साल के अंदर क्यों, 5 साल बाद क्यों नहीं। तो ये सारे मुद्दे हैं। और ये जो उपचुनाव है ये इसलिए भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि अगर हम कांग्रेस और बीजेपी दोनों के प्रत्याशियों को देखें तो कांग्रेस में वो प्रत्याशी है जो बसपा से आया है, बीजेपी में वो प्रत्याशी है जो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आया है। तो दोनों जगह दल बदलू नेता है और विकास का जो मुद्दा है वो नहीं है, और जो है हावी है नोट वर्सेस वोट। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा जो है और ये उपचुनाव जो है, अम्बा का जो उपचुनाव है, आगे आने वाले समय में बहुत इंटरेस्टिंग होगा। अम्बा से कैमरामैन विपिन के साथ IND 24 के लिए मुक्ता पाठक।